हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट किए थे। इस टेस्ट सीरीज में ध्यान दीजिएगा, ये हेल्पफुल होगा। वही आपका आर ओ जो एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही साथ जो लोग यूपी से 2025 देने वाले हैं अक्टूबर वाला, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आइए स्टार्ट करेंगे अपने प्रश्नों को वन बाय वन करके देखेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, प्रति संख्या 1 कह रहा है कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है। और यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि सूची 1 में अजंता की गुफाओं के बारे में दिया हुआ है और संबंध चित्र। तो आप जानते हैं कि अजंता की जो गुफा है उनकी नंबरिंग है और हर एक नंबर की जो गुफा है अपने आप में अगर आप देखें तो अलग अलग उससे संबंधित है। तो गुफा संख्या 1 और 9, 16 और 17 दिया हुआ है और इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। सामने आपका दिया हुआ है माता और शिशु, स्तूप पूजा, मार विजय, सुजाता का खीर अर्पण। ये सारे पॉइंट्स है और इसको आप एबीसीडी करके आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिएगा फटाफट इसको अगर बताएं तो ध्यान देंगे, गुफा संख्या 1 जो है ये आपका संबंधित है मार विजय से, यानी ए का तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा। और गुफा संख्या 9 की अगर हम बात करेंगे तो यह है स्तूप पूजा। ठीक है, यानी बी का दूसरा। यहाँ से अगर हम देखें तो ए का तीसरा और बी का दूसरा, इसमें कौन सा आपका मिल रहा है? ए का तीसरा आपका है, बी का दूसरा। देखिए दो ऑप्शन कट जाएगा, बचेगा दो, यानी तीसरा चौथा भी आपको आना चाहिए। तो कह रहा है गुफा संख्या 16 जो है ये आपका संबंध है सुजाता का खीर अर्पण से। और 17 आपका फिर से क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। तो सी का चौथा और डी का पहला, तो ये अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे मिलेगा। तो ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्नों में जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी रहती है वो क्या है कि आपको ये आंसर नहीं ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ टेस्ट सीरीज में आपको पता होना चाहिए क्या सही है, लेकिन जो आपको आगे के लिए ध्यान रखना है वो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जो यहाँ पे कौन किस में सुमिलित है वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार से मिला दे रहे हैं, ए का तीसरा था। ठीक है, ए का तीसरा था। उसके बाद से गुफा संख्या 9 की अगर हम बात करेंगे तो ये स्तूप पूजा था। और उसके बाद से देखें सी का चौथा था सुजाता का, फिर 16 वाले का, और 17 माता और शिशु की। इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक कालीन जो देवताओं में कौन अंतरिक्ष का देवता है? ठीक है, तो ऑप्शन है सूर्य, विष्णु, वरुण और रुद्र। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब तक हम ऑप्शन को रीड कर रहे हैं तब तक आप अब फटाक से अपने आंसर को टिक कीजिएगा। उसके बाद से हम अपने आंसर को बताएंगे, क्योंकि अलग से समय देने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वो काम नहीं करेंगे। और इसी दौरान आप अपने आंसर को टिक कीजिएगा। ठीक, तो देखिएगा कौन सा पूछ रहा है अंतरिक्ष का देवता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रुद्र। ठीक है, रुद्र जो है यहाँ पर क्या है, अंतरिक्ष के देवता है। ये आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें तो इसमें जो अन्य नाम है वो कहाँ के कौन देवता है, तो आपके आकाश के देवता, जैसे सूर्य हो गए, वरुण हो गए, है ना, और कौन सा नाम है, विष्णु। तो ये जो तीन देवता है यहाँ पे इनको माना जाता है, तो ये आकाश के देवता माने जाते हैं। किसके? आकाश के। अंतरिक्ष के देवता की अगर बात करें तो ऑप्शन डी रुद्र सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए अगला तीसरा प्रश्न, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न में से एक है। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सही सुमेलित नहीं है। तीर्थंकर की बात कर रहा है और प्रतीक दिया हुआ है। ठीक है, पहला अगर बात करेंगे, क्या कह रहा है, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव की अगर हम बात करें, है ना, तो ये दिया वृषभ। ठीक है, अजितनाथ का दिया हुआ गज, संभवनाथ का अश्व, और अभिनंदन जो नाथ है उनका दिया है महिष। ठीक है, अभिनंदन नाथ का क्या दिया हुआ है, महिष दिया हुआ है। तो अगर आपको बताएं तो ये जो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा आपका गलत है। पूछा हमसे कौन सुमेलित नहीं है, तो अभिनंदन नाथ का जो है ये महिष नहीं है ना। इनका जो प्रतीक है वो क्या है, कपि। कपि कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए बंदर। ठीक है, ये किनका है, अभिनंदन नाथ का है। बात करेंगे महिष या जो ये महिष के लिए या इसको कहते हैं भैंसा भी कहते हैं, तो ये जो किनका है, तो ये वासु पूज्यनाथ का ये सिंबल है। वो जो थे 12वें तीर्थंकर थे, है ना, वो वासु पूज्यनाथ उनका ये सिंबल है। तो बाकी तीन सिंबल याद रखिएगा, ऋषभनाथ वृषभ, अजितनाथ का गज, शंभुनाथ का अश्व। अभिनंदन नाथ का मैंने बता दिया कपि और बंदर होगा, और ऑप्शन के हिसाब से ये आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। कह रहा प्रश्न संख्या 4, रात्र व्यू के देवता कौन नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा,
संकर्षण, है ना, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध या सांब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो ध्यान दीजिएगा साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सांब। सांब जो है ये चतुर अवयव के देवता है। ठीक है, पंचरात्र के नहीं है, पंचरात्र जो अवयव है उसके नहीं है, ये किसके हैं? तो सांब जो है, आप ध्यान दीजिए, बाकी तीन आपके पंच रात्र में आएंगे, सांब में क्या है? तो ये होंगे चतुर्वेद के देवता होंगे। ठीक है, तो डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न फिर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीएससी का फेवरेट प्रश्न है ये। जो आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो जो 16 महाजनपद है, ठीक है, वो उनके लोकेशन के साथ मैप पे भी एक बार ध्यान रख के उसको अच्छे से देखिए, और उनकी राजधानी कौन कौन सी है। और खास करके जब यूपी के एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी वाला आपको एकदम, जो यूपी के हैं उनको और अच्छे से तैयार रखना है। सही सुमिलित नहीं है, यहाँ पे भी पूछा है, महाजनपद जो दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ है, तो ध्यान से दीजिए, देखिएगा। अंग कह रहा है, अंग की राजधानी मगध, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कम्बोज की बात करेंगे तो हाटक। ठीक है, और उसके बाद से दिया हुआ सूरसेन, मथुरा। तो साथ ही फटाफट से आप इसका आंसर करें तो ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंग। अंग की राजधानी मगध नौ का क्या है? वो चंपा थी। क्या थी? चंपा। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, और हमसे पूछा क्या प्रश्न में कि सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? कि ये सही सुमेलित नहीं है। अन्य तीन जो आपके सही है, इसको आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गुरु का इंद्रप्रस्थ, है ना, कम्बोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, यानी जो है ये आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि यज्ञ एक टूटी नाव है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, किस उपनिषद में कहा गया है? तो ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किस उपनिषद में कहा गया है? तो ऑप्शन देखिएगा, है ना, ऑप्शन है, ये कह रहा है मांडुक्य उपनिषद, दूसरा है मुंडक उपनिषद, कीश उपनिषद, और श्वेताश्वर उपनिषद। तो ये जो स्टेटमेंट है किस उपनिषद का है, यही आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन बनेगा, है ना, वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद में ही ये कहा गया था, ठीक है, कि यज्ञ जो है एक टूटी नाव है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट किस उपनिषद से लिया गया है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी जो है मुंडक उपनिषद सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, किसको भी देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आता है। जो डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत हड़पे गए राज्य और उनके हड़पने के वर्ष को जो मिलान है उसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है? कई बार आता है जो ये प्रश्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रम के अनुसार में सेट करने के लिए। ठीक है, सेट करने के लिए तो सतारा से स्टार्ट होता है, जब सतारा, जयपुर, संबलपुर, इस तरीके से करके, तो वो ईयर से देखा जाता है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, झांसी की बात करें 1853 में, यानी जिसके अनुसार कि झांसी का विलय जो है 1853 में होता है। बघाट का दिया हुआ 1850, और उसके बाद से उदयपुर 1851, और नागपुर 1854। तो इसमें पूछा क्या है हमसे कि सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये भी आपका सही है। झांसी वाला 1853, यानी झांसी को जो है डलहौजी की जो हड़प नीति है उसके अकॉर्डिंग, अंतर्गत कह लीजिए, 53 में उसको मिला लिया गया। उसके बाद से बघाट को 1850 में, है ना, और जो आपका उदयपुर है ये वाला आपका गलत है, ये 1851 में होके ये कितने में, 1852 में, कितने में, 1852 में इसको किया गया था। और नागपुर जो अपने आप पर 1854 क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। तो पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है उदयपुर वाला नहीं सुमेलित है, 51 की जगह 1852 ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जो और भी स्टार्टिंग के सतारा, जयपुर, है ना, संबलपुर, इस तरीके से उन सबको आप एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अच्छे से नोट्स बना के नोट कर लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक इस तरीके से है, मिलान करने वाला, तो ध्यान से पढ़िएगा। सूची 1 और सूची सेकंड, राजनीतिक संस्था दिया हुआ है और स्थापना वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी मिलान वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला कह रहा है बंग भाषा प्रकाश सभा, है ना, जमींदारी एसोसिएशन, जो जमींदार एसोसिएशन है। उसके बाद से दिया हुआ है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आगे आपका ईयर दिया हुआ है, ईयर को चलिए मिलान करते हैं, उसके बाद हम फिर अपना जो यहाँ कूट दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो बात करेंगे अगर पहला बंग भाषा जो प्रकाशक सभा है, इसकी स्थापना जो होती है साथियों ध्यान दीजिएगा, वो 1836 में होती है, तीसरा हो जाएगा। जमींदार एसोसिएशन जो है वो है 1838 में, ठीक है, चौथा हो जाएगा। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी है ये आपकी कब की, 1843, यानी आपका ये इसका पहला हो जाएगा।
ब्रिटिश इंडियन जो एसोसिएशन है ये आपका 1851 का। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का आपका पहला बन रहा है। सी का कौन सा बन रहा है? पहला बन रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे? बी वाला। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, दूसरा, यानी बी सही होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि यहाँ पे ये चीज़ें हमको अच्छे से जिनको नहीं तैयार है वो अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। ए का तीसरा था, बी का चौथा था, सी का पहला था, है ना, और डी का दूसरा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्टेटमेंट वाला है भी ये प्रश्न संख्या 9। इसमें कह रहा है कि देशबंधु चित्तरंजन दास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला कह रहा है कथन में जो है कि उन्होंने साहित्यिक पत्रिका जो है नारायण की स्थापना की और इसका 5 वर्ष तक संपादन किया। बी कह रहा है उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए इन्हीं पेसेंट के अध्यक्ष के रूप में चुनाव हेतु अथक प्रयास किया और वर्ष 1921 में ढाका में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। और फिर अंतिम जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ध्यान दीजिएगा, देशबंधु जो चित्तरंजन दास है इनके बारे में तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है और प्रश्न के अनुसार जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, इन उपयुक्त सभी कथन क्या है? वो सही है। उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सही है। और इन तीनों कथन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? तो ये भी सूची दिया हुआ है, एक तरफ दिया कोयला खदान दिया हुआ, दूसरी तरफ देश दिया हुआ, इसको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है ब्लैक थंडर माइन, तो ब्लैक थंडर माइन आपका ये कहाँ पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, हाँ ये पड़ेगा आपका यूएसए में। यूएसए पर कहाँ पर है? चौथे पर है आ, कुसमुंडा खदान, है ना, संगट्टा खान और उत्तरी शानकसी खान, ये सारे खान का नाम दिया हुआ है। दूसरा जो आपका वो कहाँ पे जाकर मिलेगा? कुसमुंडा खदान आपका भारत, संगट्टा खान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका इंडोनेशिया, है ना, और उत्तरी शानकशी खान जो है आपका कहाँ पर पड़ेगा? ये चीन में पड़ेगा। तो ए का चौथा, बी का पहला। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए का चौथा, बी का पहला। अगर आप देखें तो ये सब तो कट जाएगा और यहाँ पे कौन सा सी वाला बचेगा? ए का चौथा, बी का पहला। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से मिलान को देख लीजिए कौन सा सही है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये नाम जो है आपको उसी तरीके से टू द पॉइंट तैयार रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ब्लैक थंडर माइन यूएसए, कुसमुंडा खदान भारत, संगट्टा खान इंडोनेशिया और साक्षी खान जो है चीन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कोयला खदान और देश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला कथन कारण वाला है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के समझिएगा। कथन कारण वो जानते हैं, कथन दिया रहता है और कारण रहता है आर। जिसमें पूछ रहा है कि कथन कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पतिक अंशों की कमी होती है, फिर भी ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है। कौन मिट्टियाँ? जलोढ़ मिट्टियाँ। कारण क्या बता रहा है कि नदियाँ कई प्रकार के सेल ये चूर्ण बहा कर ले आती हैं जिनमें बहुत से रासायनिक तत्व मिले होते हैं। ठीक है, ये इसका कारण बता रहा है। तो एक कथन कारण में आप कौन सा यहाँ पर सही होगा? कि ए आर दोनों सही है और उसका व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है, और एक सही है एक गलत है। ठीक है, गलत है और सही है। तो ध्यान से अगर आप देखें प्रश्न संख्या 11 का, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जलोढ़ मिट्टियों में जो है नाइट्रोजन और इन सब चीज़ों की कमी पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये उपजाऊ होती है, तो ये भी सही है। और दूसरा ये जो रीजन बता रहा है, ठीक है, इस तरह से नदियाँ बहा कर लाती हैं और रासायनिक तत्व होते हैं, ये भी बात सही है। क्या ये इसका कारण बन रहा है? यानी अगर क्योंकि लगा कर देखें तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? तो जब आप देखेंगे कि मिट्टियाँ में इस जलोढ़ मिट्टी में सब चीज़ की कमी होती है और इसमें फिर भी ये उपजाऊ होते हैं, क्योंकि क्यों उपजाऊ होते हैं? कि नदियों में जो चूर्ण बहा कर लाते हैं और रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, साथ ही साथ क्या है, व्याख्या भी कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या के लिए कि दोनों कारण आपको कथन सही लगे ये तो ठीक है, लेकिन कई बार होता है व्याख्या नहीं करता है, तो उसके लिए क्योंकि लगा के आप सेट कीजिए वो स्टेटमेंट में फिट बैठ रहा है कि नहीं, आपका सही है कि नहीं, कंसेप्ट वाइज लॉजिक का जो भी है उस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, आंसर बैठता है। तो ये व्याख्या भी कर रहा है आपका, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
देखेंगे अगला प्रश्न जो है, कह रहा प्रश्न संख्या 12 कि सोलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सोलास क्या है, तो ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वन है। ठीक। दूसरा कह रहा है कि ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वन है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपको देख रहा है सोलास के बारे में। पहला या तो उत्तरी हिमालय में पाया जाएगा तो उष्णकटिबंधीय वन होगा, ठीक है। दूसरा, अगर नीलगिरी अन्नामलाई वाले क्षेत्र में पाया जाएगा तो शीतोष्णकटिबंधीय होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों एक साथ तो नहीं होगा, ठीक है। यानी दोनों एक साथ नहीं होगा तो सीधा आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है एक और दो का। तो ये आपका कंट्राडिक्टरी बन रहा है, ये नहीं होगा, होगा कोई एक ही, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों में भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं पढ़ के, अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो देखेंगे इस तरह की चीज़ों का आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है आपका उत्तरी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाया जाता है पाली पहाड़ियों पर, ठीक है। और शीतोष्णकटिबंधीय ये वन है, ठीक है। और इन्हें को क्या नाम जाना जाता है, इनको सोलास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो कुछ वृक्ष है जैसे सिनकोना है, लहरल है, इस तरह के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, केवल और केवल दो, ठीक है, ये वाला और बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, दक्षिण प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो ये नदियाँ अभी युवा अवस्था में हैं, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात कर रहा है। ये नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नदियाँ जो हैं अभी क्या है, युवा अवस्था में नहीं है, ठीक है। दक्षिण प्रायद्वीपीय की जो साउथ इंडियन की रिवर्स है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की, वो नदियाँ युवा अवस्था में नहीं है। जो नॉर्थ की नदियाँ हैं, ठीक है, ये नदियाँ क्या है आपकी युवा अवस्था में, अगर आप कहें तो नई नदियों में आती हैं। ये नदियाँ अपनी आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, तो ये बात बिल्कुल आपका सही है। अगर आप देखें तो ये अपनी वृद्ध अवस्था में है, तो और ये क्या है, आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। तो केवल दो यहाँ पे सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, केवल दो जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये नदियाँ अपनी सभी की सभी जो है युवा अवस्था नहीं, अपनी वृद्ध अवस्था में आ चुकी हैं, ठीक है। वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं शायद अधिकांशतः नदियाँ। और जो दक्षिण का आपका प्रायद्वीपीय पठार है, कि आप देखेंगे विश्व की जो प्राचीनतम कठोर चट्टान है उसका बना हुआ है जो प्रायद्वीपीय वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकांश नदियाँ क्या है, अपने वृद्ध अवस्था में है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है और दूसरा आपका सही हो जाएगा। इस हिसाब से बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे प्रश्न संख्या 14। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है। अब देखिएगा प्रमुख दर्रों की अगर बात की जाती है, छोटा सा प्रश्न है, समझिएगा। कह रहा है चांगला, देवसा, रोहतांग, है ना, शिवकिला। इसमें जो दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो पहला अगर आप देखें तो पहला दर्रा आपका चांगला जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो चांगला है कहाँ पे, तो ये भी बता दीजिए। ये है लद्दाख में। कहाँ पर है, चांगला आपका लद्दाख में है। और ये जो लद्दाख को कहाँ से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। किससे, तिब्बत से जोड़ता है। सिंपल समझिएगा, चांगला दर्रा लद्दाख में है, ठीक है। और ये जोड़ता है किसको है, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक। बाकी जो है आपके तीन दर्रे जो है, देवसा, है ना, रोहतांग और शिवकिला, जो तीन दर्रे हैं ये आपके कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है स्थित है, ठीक है। पूछा हमसे नहीं था, तो ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ पर है ये, तो लद्दाख में है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, राजवंशों को क्या क्या काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो कैसे करना है, मौर्य वंश, हर्यक वंश, शुंग वंश और नंद वंश। तो इन सब में सबसे पहला वंश कौन सा है, अगर आप बात करेंगे तो स्टार्ट होती है हर्यक वंश से। तो डी तो पहले कट जाएगा आपका, दो पहले आएगा। हर्यक के बाद अगर आप देखें तो आपका आया नंदवंश, ठीक है। और नंदवंश के बाद ही आया मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा हर एक वंश जो है आपका, मतलब वो 545 ईसा पूर्व था। उसके बाद से हर एक के बाद से कौन सा आता है, नंदवंश। नंदवंश के बाद से मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद कौन सा, शुंग वंश, ठीक है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सारे के सारे डायनेस्टी का कई बार जो है इन सारे डायनेस्टी के बारे में जो अगर आप देखें, जो भी ये वंश है डायनेस्टी, इनके जो संस्थापक के बारे में पूछ लेता है, तो उस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उस प्रश्न को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 16।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ देवता थे? कौन काल के? उत्तर वैदिक काल, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। तो इंद्र, अग्नि, वरुण या प्रजापति। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी प्रजापति। ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल पूछा है, तो जो उत्तर वैदिक काल है यानी ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल, उसमें अगर आप प्रमुख देवता की बात करें जैसे इंद्र थे, है ना, अग्नि और वरुण, इनका जो उत्तर वैदिक काल आते आते इन लोगों का जो है महत्व थोड़ा सा कम हो गया था। और उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है यहाँ पे प्रजापति जो है ना, सृष्टि निर्माता के रूप में इनको जाना था। तो ये यहाँ पे क्या थे? सर्वश्रेष्ठ देवता हो गए थे। इस वजह से ये प्रश्न पूछा गया। और ध्यान से देखिए उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पे डी प्रजापति जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से महाजनपदा से, कह रहा प्रश्न के 17, 16 महाजनपदों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था से आच्छादित था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वत्स और मल्ल, वज्जी और मगध, अंग और अवंती, वज्जी और मल्ल। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा साथ ही वो ध्यान दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी, वज्जी एवं मल्ल। लगभग ये बात है जब बुद्ध के जन्म से पूर्व की अगर बात करें, लगभग सिक्स जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की समय है, उसमें भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, तो ये महाजनपद जो थे दो प्रकार के थे। यहाँ पे एक जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और दूसरी जगह गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे आपका देखेंगे राजतंत्रात्मक थी, जबकि जो है वज्जी और मल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, वज्जी और मल में क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो ये ऐसे शासन जो है राज्य द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा क्या होता था? संचालित होता है। किसके द्वारा? गण या संघ के द्वारा संचालित होता था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दो तरीके के शासन में आपका डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तनिकांतवाद का सिद्धांत, अणुव्रत का सिद्धांत, है ना, स्यादवाद का सिद्धांत या शून्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, पूछा कौन संबंधित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, शून्यवाद। शून्यवाद जो है आपका है ये बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा, जिसके प्रवर्तक जो है नागार्जुन माने जाते हैं। कौन? नागार्जुन। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी तीन जो है सिद्धांत, अनेकांतवाद, अणुव्रत, स्यादवाद, ये तीनों के तीनों किसके सिद्धांत है? तो ये जैन धर्म के सिद्धांत है। पूछा नहीं था तो डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और शून्यवाद कहाँ से संबंधित है? तो हमने आपको बता दिया, शून्यवाद आपका बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा है। इसके प्रवर्तक जो है नागार्जुन है थे। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस तरह के सिद्धांत कंपेरेटिवली जैन और बौद्ध धर्म से, और भी जो सारे पॉइंट्स है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको जैन बौद्ध से देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में महासंधि विग्रही की जो है इससे तात्पर्य क्या है? इसकी मीनिंग बतानी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि युद्ध और शांति का मंत्री, मुख्य कर संरक्षक अधिकारी, सेना का सर्वोच्च सेनापति और अंतःपुर का रक्षक। ठीक है, अंतःपुर का रक्षक की अगर बात करेंगे तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए है। ठीक है, ये जो है प्राचीन इतिहास में महासंधि विग्रही जो है, ये आप देखिएगा गुप्त कालीन में शासन में जो है ये विग्रह जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था। किसका? युद्ध और शांति का मंत्री होता था। और किस काल का ये मंत्री है? तो गुप्ता कालीन शासन में ये महासंदिग्ध विग्रही के ये आपको देखने को मिलता था। ठीक है, युद्ध और शांति का मंत्री इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने आपको पहले ही बता रखा है, प्राचीन इतिहास में जो भी डायनेस्टी है उसकी जो प्रशासन की प्रणाली है, प्रशासन प्रणाली में जो भी टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी से यानी प्रशासनिक जो वर्ड इकाई इस तरह की जो चीज़ें आती है प्रशासन में यूज में, उन सारे का टर्म का आपका क्लियर होना जरूरी है। वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो ध्यान दीजिएगा, अजंता के चित्र जातक कथाओं से संबंधित है और बाघ गुफाओं के चित्रों का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और नौ तो एक, नौ तो दो। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, वो आपका होगा ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों। तो ध्यान दीजिएगा,
अजंता के जो चित्र हैं वो जातक कथाओं से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कोई इसे ध्यान दें कि अजंता की गुफा है कहाँ, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है, ध्यान सुनिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है। और इन गुफाओं में विभिन्न तरह की जो फूल पत्तियों आकृतियों की सजावट को देखने को मिलता है। और इसी क्रम में इसमें जातक कहानियाँ है ना, और जो उसमें मनुष्य का विषय, लौकिक जीवन से संबंधित नृत्य, ये सब सारी चीज़ों का इसमें भी आसार आपको देखने को मिलेगा। तो बाघ गुफाओं में सब सारी चीज़ें मिलेंगी। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है, कह रहा है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस एक गुप्त सम्राट ने श्रीलंका के शासक मेघवाड़ को बोधगया में एक विहार बनवाने की अनुमति प्रदान की थी? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का जो है ना, ऑप्शन बी, है ना, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है, इसने जो है जब सिंघल के राजाओं पे समुद्रगुप्त ने आदित्य स्वीकार की थी। तो यहाँ पे एक चीनी सोर्स है, उसके अनुसार अगर आप देखें, सिंघल द्वीप के राजा मेवाड़ को जो है इसने बिहार में बनवाने के लिए बोध गया में जो है अनुमति प्रदान की थी, किसने, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। तो बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कुछ इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है यहाँ पे। तो एहोल अभिलेख कह रहा है खारवेल, हाथी गुम्फा पुलकेशिन द्वितीय, एरन अभिलेख भानुगुप्त और भीतरी स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त। पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है, यानी 4 दिया हुआ उसमें से 3 तो गलत है। तो सही वाला आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 22 में जो सही होगा वो आप देखेंगे, है ना। एरन अभिलेख जो है ये आपका सही है, सी भानुगुप्त वाला। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। बाकी 3 जो गलत है वो भी समझ लीजिए कौन कौन सा गलत है। तो एहोल अभिलेख जो आपका खारवेल का नहीं है, ये चालुक्य जो पुलकेशिन देती है इनका था। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। और भीतरी स्तंभ अभिलेख की अगर बात करेंगे तो ये अपने गाजीपुर में स्थित है, और ये जो है किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त से। किससे, स्कंदगुप्त से संबंधित है, कुमारगुप्त से नहीं है। तो बाकी जो गलत था वो भी हमने बता दिया। और सही कौन सा यहाँ पे था, है ना, एरन वाला, ठीक है, एरन वाला सही था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद का सत्र नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, बजट सत्र, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का, 23 से कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ग्रीष्मकालीन सत्र इस तरह के कोई संसद का सत्र नहीं है। बाकी 3 जो सत्र है, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन सत्र, तीनों के तीनों क्या है, आपके सत्र है। इसमें जो है 6 महीने का से ज़्यादा का अंतराल का गैप नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। बजट सत्र आपका फरवरी में होता है, और मानसून सत्र आपका जुलाई से आपका कब तक, सितंबर तक, और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर तक होता है। नहीं पूछा है तो बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न, कह रहा है कौन सा असत्य है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। असत्य की अगर बात करेंगे इसमें, तो कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सत्य है, राष्ट्रपति को महाभियोग केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। 24 का अगर आप बात करें, है ना, महाभियोग प्रस्ताव सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो एक इसमें अगर आप बात करें तो इसमें एक चौथाई सदस्य जो है आरोप लगाते हैं कि बात बिल्कुल क्या है यहाँ पर सही है, और हमसे पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत ही पूछा है। तो केवल एक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, केवल एक सही उत्तर होगा। गलत पूछा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। केवल लोकसभा में नहीं, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आपको ये किया जा सकता है महाभियोग लगाकर। और जो है इसमें जो आपको नोटिस की बात होती है वो 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है। क्लियर है। तो केवल एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, पहला केवल गलत है इसमें। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट, और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी आपके फीडबैक्स हैं उसको आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।